Okay, good morning, student. Good morning, ma'am. Good morning. Let's continue our chapter planning development. Okay, in previous class we have discussed about the sustainable development, है ना. हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. तो उससे रिगार्डिंग एक यहाँ पर केस स्टडी दे रखी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनाल. ओके, क्या है ये? इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कमांड एरिया क्या होता है. व्हाट इज द कमांड एरिया? एरिया गेटिंग बेनिफिटेड. ओके, ये वो एरिया होता है जो कि इस कैनाल से आसपास के जो एरियाज हैं उस कैनाल का उनको बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, तो उन सारे एरियाज को हम लोग क्या बोलेंगे? कमांड एरिया. इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसको हम लोग किस नाम से जानते थे पहले? ये जानी जाती थी राजस्थान कैनाल के नाम से. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया. जो कि सबसे बड़ा सिस्टम है, कैनाल सिस्टम जो है राजस्थान का, या आप कह सकते हैं पूरे इंडिया का. ये कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनाल. कंसीव्ड बाय कंवर सेन इन 1948. देखिए, किसने इसका आइडिया किसने दिया था? कंवर सेन ने दिया था. कब दिया था? 1948 में. The canal project was launched on 31st March 1958. ये आइडिया जो था वो दिया गया था कंवर सेन के थ्रू 1948 में, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था ऑन 31st मार्च 1958 को. याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से. The canal originates at Harike Barrage in Punjab and runs parallel to Pakistan border at an average distance of 40 किलोमीटर in Thar Desert, जो कि मरुस्थली एरिया के नाम से जाना जाता है ऑफ राजस्थान. अब देखो, ये कैनाल जो है वो कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज. ठीक है, हरिके बैराज जो कि पंजाब से होकर निकलता है, हरिके बैराज से, वहां से राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल के अंदर अप्रॉक्स 40 किलोमीटर तक थार मरुस्थल के अंदर ये पैरेलल रन करता है. इस तरीके से अगर आप देखेंगे राजस्थान का जो मैप है, ये देखिए इस तरीके से, है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे हरिके बैरेज, और यहाँ से इधर की तरफ ये पूरी जो कैनाल है वो निकाली गई है. ओके, इसका जो टोटल प्लान लेंथ है ना, प्लान लेंथ यानी कि जो टोटल एरिया कवर करना है इसको कैनाल को, वो कितना है यहाँ पर? 9060 किलोमीटर, है ना. रेडिंग द इरिगेशन नीड्स ऑफ द टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टर्स. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल एरिया है, जितने एरिया को ये कल्टीवेट करता है, तो वो कितना एरिया है आपका? 19.63 लाख हेक्टर. इतने एरिया को ये अभी क्या कर रहा है? इरिगेट कर रहा है. आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया about 70% was envisaged to be irrigated by flow system and the rest by lift system. अब देखिए, इतने जो टोटल एरिया है, अगर आप सपोज करेंगे कि 19.63 का लाख हेक्टर जो लैंड है पूरा, उसका 70% जो है एरिया, वो कैसे इरिगेट किया जाता है? थ्रू द फ्लो सिस्टम, है ना. और रेस्ट ऑफ द पार्ट है, या 30% जो पार्ट है, वो आपका लिफ्ट सिस्टम से किया जाता है. अब ये फ्लो सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम क्या है? देखिए, लिफ्ट सिस्टम एंड फ्लो सिस्टम. तो ये राजस्थान है, जैसे कि यहाँ पर जो कैनाल निकाली गई है, तो फ्लो सिस्टम क्या होता है बेटा? कि यहाँ पर इजीली जो वाटर है वो अपने आप चला जाता है ना. उसमें किसी भी तरीके का सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं होती है. वाटर जहाँ पर इजीली फ्लो कर रहा है उन एरियाज के अंदर, तो ये एरियाज इस तरफ जो है आपके, ये 70% अप्रॉक्स जो कि फ्लो एरिया से इरिगेट होते हैं. लिफ्ट सिस्टम क्या है? कुछ एलिवेटेड लैंड्स होती हैं जहां पर वाटर जो है फ्लो नहीं कर पाता है, तो वहां पर पानी किस तरीके से पहुंचाया जाता है? कुछ मोटर्स वगैरह के थ्रू यहाँ पर वाटर जो है वो पहुंचाया जाता है. तो इसी को हम लोग कहते हैं लिफ्ट सिस्टम. तो इसके थ्रू जो 30% एरिया है जो इरिगेट किया जाता है, वो लिफ्ट सिस्टम के थ्रू किया जाता है. और जो नेचुरली फ्लो होकर जो इरिगेट हो रहा है एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लो सिस्टम. उससे कितना हो रहा है? 70% एरिया जो है वो इरिगेट हो रहा है.
The construction work of the canal system has been carried out through 2 stages. जो कंस्ट्रक्शन किया गया था कैनाल का वो 2 स्टेजेस के अंदर किया गया था, ठीक है. द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट. जो कंस्ट्रक्शन किया गया था इसका पूरे जो कमांड एरिया है उसका 2 फेजेस में हुआ था. फेज नंबर 1 जहाँ ये आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर वगैरह जो नॉर्थ बीकानेर वाला जो एरिया है यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज में किया गया, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेकेंड फेज के अंदर कंप्लीट किया गया था. ओके. इट हैज ए जेंटली undulating topography and its cultivable command area is 5.53 lakh हेक्टेयर. देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके की भी लैंड है. आप देखेंगे अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी इन द सेंस जो वेव्स होती हैं, वेव्स टाइप जो आपका लैंडफॉर्म होता है उस तरीके का भी लैंडफॉर्म है जहां पर ये अप्रॉक्स कितना है 5.53 लाख हेक्टेयर लैंड है जहां पर इसके थ्रू इरिगेट किया जाता है. द कमांड एरिया ऑफ स्टेज सेकेंड इज स्प्रेड ओवर बीकानेर. फिर सेकेंड स्टेज के अंदर जो प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसमें किन किन एरियाज को लिया गया था. देखिए बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग कंसिडरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर. देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो इरिगेट किया गया था एरिया वो था 5.53 लाख हेक्टेयर, ठीक है. अब सेकंड फेज के अंदर आप देखेंगे कि कितने एरिया को लिया गया था. यहाँ पर 14.10 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट किया गया था थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल. तो आप देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो स्टेज फर्स्ट के अंदर तो कंपैरेटिवली लेस था लैंड इरिगेटेड में, और यहाँ पर जो सेकंड फेज के अंदर लैंड कवर ज्यादा हो रखा था, ठीक है. At comparison, desert land dotted within shifting sand dunes and temperature soaring to 50 डिग्री सेल्सियस in summers. तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जहां पर आप देखेंगे कि सैंड डून्स बना करते थे और जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना जाता है यहाँ पर समर्स के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है. इन द लेफ्ट कैनाल द वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो. देखिए लिफ्ट कैनाल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर लिफ्ट्स लगाई जाती हैं, कुछ मोटर्स लगाई जाती हैं जिससे कि वाटर को अपलिफ्ट किया जाता है, ठीक है. पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है उन एरियाज में जो कि एलिवेटेड होते हैं जहां पर वाटर इजीली फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है. अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि जहां पर स्लोप अगेंस्ट होता है, वाटर के जो स्लोप है वो अगेंस्ट होगा तो वहां पर लिफ्ट लगाकर वाटर को फ्लो कराया जाता है. All the lift canals of Indira Gandhi canal system originate at the left bank of main canal. देखिए आप अगर हम बात करेंगे जो कैनाल है ये हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राइट बैंक हो गया, ये लेफ्ट बैंक हो गया. तो जितनी भी लेफ्ट बैंक की जो कैनाल्स लगाई गई हैं, लिफ्ट्स वाली जो कैनाल्स लगाई गई हैं वो लेफ्ट साइड में ही लगाई गई हैं, ओके. While all the canals of right bank of main canal are flow channels. तो और जो राइट बैंक है वहां पर किसी तरीके के लिफ्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो नेचुरली फ्लो करके उन एरियाज को इरिगेट करते हैं. Irrigation in stage 1 command area of the canal was introduced in early 1960s, whereas the command area of stage 2 began receiving irrigation in mid 1980s. जो स्टेज फर्स्ट था इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन वर्क जो स्टार्ट किया गया था वो अर्ली इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s के अंदर. फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज हुआ था वो कब स्टार्ट किया गया था 1980s के अंदर स्टार्ट किया गया था. The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed into ecology, economy and society. ठीक है. तो इस इरिगेशन की वजह से जो ड्राई लैंड थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वहां पर इरिगेशन होने लगता है, एग्रीकल्चर होने लगता है. तो इसकी वजह से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इकोलॉजी का, इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना. जहां पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था वहां पर पानी मिलने लगा है. लोगों एग्रीकल्चर की वजह से वहां पर लोगों का प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से लोगों का इनकम जो है, इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, ठीक है.
It has influenced the environmental condition of the region both positively as well as negatively. देखिए अब आप कहेंगे कि मैम वहाँ पे तो वाटर आने लगा है, इरिगेशन होने लगा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट? तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ का इस इरिगेशन की वजह से पॉजिटिवली भी इफेक्ट हुआ है और नेगेटिवली भी इफेक्ट हुआ है. Okay, the availability of soil moisture for a longer period of time and various afforestation and pasture development programs under command area development, CAD. What is the full form of CAD here? Command area development have resulted in greening the land. देखिए यहाँ पर जो सॉइल है उसके अंदर अब क्या रहने लगा है, मॉइस्चर रहने लगा है. ठीक है, लंबे समय तक मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर वेरियस एफोरेस्टेशंस होने लगे हैं, पास्चर लैंड डेवलप होने लगी है. ठीक है, जहाँ पर कि क्या होता है, जो छोटी छोटी जो घास होती है, ग्रास होती है, वो ग्रो हो रही है, तो पास्चर लैंड डेवलप हो रहा है. तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, किसके अंडर हो रहा है, ये सारा काम कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंडर हो रहा है. तो इसका रिजल्ट क्या निकला है कि जहां वह उस लैंड में जहां ड्राई रीजन हुआ करता था, अब वो लैंड कैसा हो रहा है, ग्रीन लैंड बन रहा है. ठीक है, दिस हैज ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, विंड इरोजन जो होता था पहले, बहुत ज्यादा मिट्टी जो है वो उड़ती थी, अब वो नहीं हो रही है ना. एंड सिल्टेशन के अंदर भी जो सिल्टेशन है वो भी रिड्यूस हुआ है. पहले क्या होता था कि जो कैनाल है उसके अंदर सिल्टेशन इन द सेंस की जो सॉइल है वहाँ की वो आके डिपॉजिट हो जाती थी, लेकिन अब क्या होने लगा, वहाँ पर एफोरेस्टेशन होने लगा. एफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो या ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो अब उसकी वजह से क्या है, सिल्टेशन जो है वो कैनाल्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होता. तो ये भी क्या हुआ है, वहाँ पर रिड्यूस हुआ है of the canal system. But the intensive irrigation and excessive use of water has led to the emergence of twin environmental problem of waterlogging and soil salinity. अब देखिए, आपको मालूम है कि वहाँ पर सॉइल के अंदर ऑलरेडी जो है सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है ना, तो वो होने की वजह से, और वाटर भी जब आता है तो अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर आता है, मिनरल्स लेकर आता है. तो वाटर जब एक जगह होल्ड होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो एक ये भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो आई है यहाँ पर कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हुई है, रिड्यूस हुई है. इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज ब्रॉट अबाउट ए स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ द रीजन. अब देखिए, जो कैनाल है इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होने लगा, तो उसकी वजह से क्या होने लगा है, यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो काफी बेटर हुई है ऑफ द रीजन. सॉइल मॉइस्चर हैज बीन ए लिमिटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन दिस एरिया. देखिए, जो सॉइल होती है ना उसके अंदर एक लिमिट में ही वाटर मॉइस्चर की जरूरत होती है. अगर वाटर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डिग्रेडेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, वो सॉइल जो होती है वो डिग्रेड होने लग जाती है, अपनी फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है उसकी. Spread of canal irrigation has led to increase in cultivated area and intensity of cropping. देखिए, जो आपकी कैनाल का इरिगेशन जैसे जैसे बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, कल्टीवेटेड एरिया भी बढ़ा है ना. इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग हुई है, यानी कि जहां पर छोटे लेवल पर एग्रीकल्चर हुआ करता था, अब इंटेंस लेवल पर वहां पर एग्रीकल्चर होता है, बहुत बड़े एरिया के अंदर होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है. The traditional crops sown in the area, gram, bajra and ज्वार have been replaced by. देखिए, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती थी जिसमें कि वाटर की जरूरत कम होती थी, लाइक ग्राम हो गया, है ना, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते थे. बट अब ये रिप्लेस्ड होकर क्या यहाँ पे प्रोडक्शन होने लग गया, वीट का प्रोडक्शन होने लग गया, कॉटन का प्रोडक्शन होने लग गया, ग्राउंडनट एंड राइस का प्रोडक्शन होने लग गया. और ये सारी की सारी क्या है, इस तरीके की एग्रीकल्चर है जिसके अंदर वाटर की जरूरत ज्यादा होती है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन. This intensive irrigation, no doubt, initially has led to tremendous increase in agriculture and livestock productivity. देखिए, जो इंटेंसिव इरिगेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इस तरीके की प्रोडक्टिविटी, वीट हो गया, राइस हो गया,
इस तरीके की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं। नो डाउट कि इस इरिगेशन प्रोग्राम के थ्रू इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन दिस हैज आल्सो कॉज्ड वाटर लॉगिंग। लेकिन इंटेंस वाटर की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है। और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, पानी क्या करेगा, अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके आएगा ना, मिनरल्स, उसमें भी सॉल्ट होगा, यहाँ पर सॉइल के अंदर भी सॉल्ट होगा, वो एक जगह होल्ड होके रहेगा, तो क्या होगा, सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इन द लॉन्ग रन, एक लंबे समय बाद में क्या होगा, इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आने वाले जो जनरेशन है, आने वाला जो टाइम है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट वहां पर नहीं होगा, है ना, उसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। केस स्टडी आपने इंदिरा गांधी की समझी, यहाँ पर कोई डाउट आपको यहाँ से? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now, measures for promotion of sustainable development। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से, इंदिरा गांधी कैनल की वजह से जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके सॉल्यूशन, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, वो क्या है देखिए। The ecological sustainability of Indira Gandhi Canal project has been questioned by various scholars। जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है इंदिरा गांधी कैनाल की, है ना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे कुछ स्कॉलर्स के द्वारा। Their point of view has also largely been validated by course of development this region has taken during the last 4 decades, which has resulted in degradation of physical environment। देखिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, वो जो डिग्रेड हो रहा है पिछले जो 4 डिकेड से, आप देख रहे हैं कि जो डिग्रेड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को देखकर हमें ये लगता है कि वो काफी हद तक सही है। ठीक है, इट इज द हार्ड फैक्ट दैट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया रिक्वायर्ड मेजर थ्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें एग्रीकल्चर को, हमारी जो वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है उसे सस्टेन रखना है, उसका डेवलपमेंट सस्टेन रखना है, आने वाले टाइम में भी उसको बनाए रखना है, तो हमें क्या करना होगा, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी लानी होगी। क्या लाना होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस लेकर आना होगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल रह पाएगी लॉन्ग टाइम पीरियड पर। एंड 5 of the 7 measures proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore ecological balance। देखिए यहाँ पर 7 measures दिए गए हैं, जिनमें से 5 measures हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें उस एरिया में इकोलॉजिकल क्या लेकर आना है, बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, तो वो क्या measures हैं उसको देख लेते हैं, जो solutions निकाले गए हैं। The first requirement is strict implementation of water management policy। सबसे पहले जरूरत क्या है कि स्ट्रिक्ट, है ना, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, वहां पर स्ट्रिक्टली जो है जो वाटर पॉलिसी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली किया जाए। द कैनाल प्रोजेक्ट एनवाइसेज प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1। देखिए जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज था उसके अंदर हमें क्या दिया गया था, प्रोटेक्टिव इरिगेशन दिया गया था कि जो हम लोग इरिगेशन करेंगे वो प्रोटेक्टिव होगी, है ना, इरिगेशन को प्रोटेक्ट करना था। एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। और ये रखा गया था कि हमारा जो पास्चर लैंड है उसको डेवलप करना और एक्सटेंसिव इरिगेशन क्रॉप्स है उसको डेवलप करना स्टेज 2 में रखा गया था। In general, the cropping pattern shall not include water intensive crops। देखिए जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हमें सबसे पहले चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, जो इंटेंसिव वाटर क्रॉपिंग है उसको हमें क्या करना है, नहीं लेना है। ठीक है, जिसमें ज्यादा वाटर की जरूरत होती है उस तरीके के एग्रीकल्चर को यहाँ पर नहीं लेना है। It shall be ahead to the people shall be encouraged to grow plantation crops such as सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लांटेशन जो है उसको ज्यादा इंक्रीज करना है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उस तरीके की प्लांटेशन को, यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है। जो हम लोग वीट है या इस तरीके की जो प्रोडक्शन हम लोग राइस का प्रोडक्शन है, इस तरीके की प्रोडक्शन को जो ग्रो कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली हमें क्या करना है, कंपैरेटिव में प्लांटेशन वहां पर ग्रो करना है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जो है वो वहां पर ग्रो करने चाहिए।
देन थर्ड थिंग इज द कैड यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज। जो वाटर कोर्सेज की जो लाइनिंग है उसे हमें क्या करना है, पक्का करना है। लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वरामदी सिस्टम यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट shall be effectively implemented to reduce the conveyance loss of water। तो यहाँ से इरिगेशन से सॉरी कैनाल से जितने भी एरियाज हैं जो लिंक्ड हैं उन एरियाज के अंदर हमें क्या करना है, वाटर जो हम लोग अवेल करा रहे हैं उन एरियाज के अंदर वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एरिया के अंदर हमने वाटर का जो फ्लो है वो ज्यादा कर रखा है, किसी में हमने कम कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब किसी एरिया में बहुत ज्यादा आप लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर वाटर वेस्ट होगा, है ना, लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा आपको। और जिस एरिया में जरूरत है वहां पर पानी नहीं आ पा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होगी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि जो रीजन्स हैं उससे जुड़े हुए जहां पर वाटर पहुंचाना है वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो इक्वल हो ताकि वाटर का लॉस ना हो। The area affected by water logging and soil salinity shall be reclaimed। यानी कि जो एरिया है जो जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वाटर स्टोर हो रहा है, उन एरियाज में क्या किया जाए, वाटर लॉग नहीं होने देना है ताकि सॉइल जो है सैलिनिटी वहां पर कम हो सके। The eco development through afforestation, shelter belt plantation and pasture development is necessary, particularly in the fragile environment of stage second। स्टेज सेकंड के अंदर उन एरियाज के अंदर जहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है वहां पर हम लोग वो ना करके इकोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि एफोरेस्टेशन वहां पर किया जाए, शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाए ताकि सॉइल इरोजन ना हो, है ना। प्लांट्स अगर हम लोग लगाएंगे, जो ट्री वगैरह हम लोग अगर लगाएंगे तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक इरोजन को जो है वो नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा। बेल्ट्स बनाए जाएं ताकि सॉइल इरोड ना हो, पास्चर डेवलपमेंट किया जाए, पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर किया जाए उसको भी, है ना। फ्रैगिल एनवायरनमेंट स्टेज जितने भी जो जहाँ पर एनवायरनमेंट ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है उस लैंड के अंदर इस तरीके के काम किए जाने से वहाँ पर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉसिबल है। The social sustainability in the region can be achieved only if the land allots having poor economical background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land। देखिए सोशल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है उन रीजन्स के अंदर जहां पर हमें क्या करना चाहिए, जो पुअर पीपल्स हैं, है ना, पुअर पीपल्स जो है इकोनॉमिकली जो पुअर हैं उन लोगों को हमें फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, इस तरीके की स्कीम्स लानी चाहिए जिनसे कि वो अपने जो एरियाज हैं उनको प्रॉपर कल्टीवेट कर सकें। Then next is the economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and animal husbandry। देखिए किसी भी एरिया की इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी इस तरीके से नहीं हो सकती है कि सिर्फ वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग है या एनिमल हस्बेंड्री से रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज है सिर्फ आप उसी पे फोकस करो, ठीक है, उसी को डेवलप करो। सिर्फ इनको करने से उस एरिया का इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी जो है ना, आने वाले टाइम में भी वो बनी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या करना है हमें, द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हैव टू डेवलप अलोंग विद अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना है, एनिमल हस्बेंड्री को भी करना है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो अदर एक्टिविटीज हैं अलाइड विद द एग्रीकल्चर हमें उनको भी देखना है। दिस शैल लीड टू diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, agro service centers and market centers। देखिए एग्रो सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं, एग्रो सर्विस सेंटर्स होते हैं जैसे कि आप लोगों को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, ऐसे एरियाज जहां पर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे ट्रैक्टर खराब हो गया, मोटर खराब हो गई या कुछ भी चीजें की जरूरत होती है, सीड्स की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें जो है वो सर्विसेज जो है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग वो वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो उनको जो है यहाँ पर हम लोगों को जितने भी डाइवर्सिटी आएगी एग्रीकल्चर के अंदर, अलग अलग वर्क होंगे तो लोगों को इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो उनसे इनको जोड़ना है। इसके अलावा मार्केट सेंटर्स क्या होते हैं, मार्केट सेंटर्स जहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो है वो सेल किया जाता है,
ठीक है, वो सारी चीजें जहां पर आप लोग अपना जो सरप्लस है वो जाकर सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इकोनॉमिकल बेसिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शंस लिंकेज बिटवीन बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। यहाँ से एक दूसरे को क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है और इनका डेवलपमेंट करने से ही वहां पर क्या आएगी, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी आएगी। आने वाले टाइम में भी वहां पर किसी तरीके का गरीबी जो है या बैकवर्डनेस जो है वो नहीं रहेगी। Okay, along with this the chapter is completed now. If you have any problem then can ask me. Is there any problem beta? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so today I will send you a question answer of this chapter. You just do it in your notebook and prepare notes of this chapter, okay? And I will check your copy in your class.